हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 जो हाल ही में चल रहा है उसके बारे में पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पर्यावरण अध्ययन संबंधित जो भी 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, डेफिनेटली दोस्तों इन प्रश्नों में से ज़रूर आपको कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने भी इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रखी है, कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट ये वीडियो साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यदि आपने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, हम इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। हर एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा 30 प्रश्नों का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला निम्न में से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला, जैसे कि आपको पता होगा, पर्यावरण अध्ययन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें खाद्य श्रृंखला निम्न में से शुरू होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के हरे भाग में होता है। जैसे पत्ती में हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद जड़ में स्थित जाइलम की सहायता से पानी लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब पेड़ के पत्तियों में हरे पौधे भाग में पौधों भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जब सूर्य की प्रकाश से किरणें सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पत्ती में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है जो भोजन बनाने में मदद करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण आप सभी को पता होगा, पर्यावरण में जो पूरा हमारे वायुमंडल है जिसमें हम रहते हैं, ये हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसमें शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैविक और अजैविक घटक दोनों। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटक दोनों। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके लिए पहले आपको हम कुछ अपडेट बता देते हैं। जैसे जैविक कारक, जैविक कारक कौन होते हैं? ऐसे कारक जिनमें जीवन पाया जाता है और पर्यावरण में रहते हैं। मतलब ऐसे कारक जो पर्यावरण में रहते हैं और जीवन पाया, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पर्यावरण के जैविक घटक हैं। वही बात करें अजैविक कारक, ऐसे कारक जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पर्यावरण में ही रहते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन इनमें जीवन नहीं पाया था, जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, तो ये अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? दोस्तों, आपने परिस्थिति तंत्र को अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो उसमें एक पिरामिड बनता है। जैसे जो होता है, सबसे पहले उत्पादक होता है जो उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद उसके उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता भी 3 कैटेगरी के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो उसमें ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा पिरामिड सीधा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा का जो संचार होता है, जैसे उत्पादक किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादित करता है तो उसमें कम ऊर्जा लगता है, उसके बाद दूसरे जो उपभोक्ता होते हैं उसको ग्रहण करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। उसके और ऊपर जो होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता को दूसरे उपभोक्ता उसको ग्रहण करता है, खाता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, ऊर्जा का पिरामिड में सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से शुरू होकर के प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता तक जाता है, इसलिए इसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आप सभी को पता होगा दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ देख लेते हैं, शुरुआत कब से हुई थी? पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों 1970 में हुई थी। इसके माध्यम से पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु एवं ग्रह में आपस में सामंजस्य स्थापित करना तथा पृथ्वी को दूषित होने से रोका जा सके, इसका ये प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल दोस्तों, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला ये एक ही पर्यावरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहुदिशात्मक, मतलब कई दिशाओं में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट बात कर लेते हैं। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में प्रमुख अंतर होता है, यही अंतर होता है कि ऊर्जा का प्रवाह खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है, क्योंकि खाद्य जाल में उत्पादक को कई सारे उपभोक्ता उपयोग में ला सकते हैं। मतलब दोस्तों, जैसे जो उत्पादक होते हैं तो उन उत्पादक को कई सारे जीव उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इकाई का उपयोग किया जाता है। मतलब जो रासायनिक संयंत्र होते हैं, केमिकल जो कंपोनेंट्स बनाने वाले कारखाने होते हैं, उनमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा विधि, कौन सी प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थर्मल ऑक्सीडाइजर। ठीक है, थर्मल ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है इसको कंट्रोल करने में, प्रदूषण को नियंत्रित करने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, काफ़ी इजी सा प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 78% पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का हिस्सा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। COD का पूरा नाम क्या है, COD। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैडियम। कैडियम से इटाई नामक रोग पाया जाता, रोग होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के ध्वनि आवृत्ति की सीमा सुन सकता है। मतलब मनुष्य किस आवृत्ति की मतलब किस ध्वनि की कौन सी आवृत्ति को सुन सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। यदि 20 से कम होता है दोस्तों तो उसको नहीं सुन पाएगा, उसको चमगादड़, कुत्ते, बहुत कम ध्वनि होती है। और जो 20,000 होती है उससे ज़्यादा की ध्वनि होती है, तो मतलब वो उसको भी असहनीय ध्वनि होती है। मतलब 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि है तो उसको नहीं सुना सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्रों को वनों से आच्छादित रहना चाहिए। मतलब परिस्थितिकी में, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए कितने भूभाग पर, कितने क्षेत्र भूभाग पर पेड़ पौधों का होना जरूरी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1894 में अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, लेकिन उसमें संविधान संशोधन, उसमें संशोधन 1952 में 1952 में संशोधन किया गया और इस नीति में कहा गया कि भौगोलिक क्षेत्र का 33% हिस्सा वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कौन से संशोधन में बताया गया कि पौधों का जो पेड़ पौधों का जो आच्छादित होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे होने चाहिए पूरे भूमंडल में, सॉरी पूरे क्षेत्र में, मतलब कितने परसेंट पर भूमि पर, कितने परसेंट भूमि पर वनों का होना जरूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33%। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 33%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जून 1970। ठीक है, जून 1970 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 72, माफ कीजिएगा 1972, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में स्वीडन में 5 से 16 जून 1972 में आयोजित किया गया। पहली बार जो आयोजित किया दोस्तों 1972 में आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण विज्ञान के संबंध में SPM का पूर्ण रूप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कभी इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो उसका दोस्तों आपको पता होना चाहिए। SPM का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। सही उत्तर होता है 20 का सही उत्तर हो जाएगा सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, इसका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परितंत्र में जीवाणु होते हैं, जीवाणु का क्या काम होता है। परितंत्र में जो हमारा पर्यावरण है, इसमें पूरे इकोसिस्टम में, पूरा इसमें जीवाणु का क्या काम होता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ये उसका जो काम होता है वो होता है अपघटक होते हैं। ये अपघटन करते हैं। उपभोक्ता, पेड़ पौधे उपभोक्ता होते हैं, उसको खाने वाले उत्पादक, सॉरी पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, हरे पौधे उसको उनको खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उनको भी डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोजर के रूप में जीवाणु उसका अहम भूमिका निभाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म संसाधन सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे प्रकृति में उपस्थित ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करके निकट भविष्य में दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। मतलब ऐसे संसाधन दोस्तों जिनका हम उपयोग करके दोबारा उसे निकट भविष्य में उपयोग में नहीं ला सकते, उनको हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, डीजल, जीवाश्म ईंधन, खनिज पदार्थ। इनको यदि एक बार हम यूज कर लेते हैं तो निकट भविष्य में उनके पुनः उसे यूज में लाने के लिए वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको हम गैर नवीकरणीय करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं,
उसको नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोत कहते हैं। जैसे वन, पानी, हवा, सौर ऊर्जा आदि, इनका हम नवीकरणीय संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि बन जाती है, मतलब किस रेंज तक की ध्वनि। अब दोस्तों सभी को पता होगा, ध्वनि की मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की गुणवत्ता को मापने की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है डेसिबल। और डेसिबल ध्वनि मापने इकाई है, और कितने डेसिबल तक की ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, यह सही उत्तर हो जाएगा 80 से ऊपर। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। 30 से 40 जो डेसिबल, जिस ध्वनि की रेंज 30 से 40 डेसिबल होती है, वो आम बोलचाल की भाषा में 30 से 40 डेसिबल होता है। 40 से 50 के बीच में दोस्तों तो शोर कह सकते हैं। ठीक है, और 50 से 60 के बीच में यदि होता है तो असहनीय शोर, ऐसा शोर जो हम सुन नहीं सकते, काफ़ी असहनीय शोर होता है, दर्द होता है उसके कानों में। और उसके बाद के 80 से 100 के बीच की यदि उसकी रेंज होती है तो दोस्तों ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल को खतरा किसके कारण है। ताजमहल आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक विश्व धरोहर है और यह संगमरमर के पत्थर से बनाई हुई है, आगरा में स्थित है। इस दोस्तों इसको सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, क्योंकि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से इसकी जो सफ़ेदी है उस पर दाग पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से इसको काफ़ी खतरा है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब दोस्त देख लेते हैं अगला, ओजोन परत मौजूद है। ओजोन परत कौन से क्षेत्र में मौजूद है। आप सभी को पता होगा, ओजोन परत दोस्तों जो हमारी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। तो एक परत की तरह कार्य करती है, एक कवच की तरह कार्य करती है, इसे ओजोन परत कहते हैं। और जो पाया जाता है दोस्तों, ये समताप मंडल में पाया जाता है। आप सभी को पता होगा, ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पहली बार पारित किया गया था। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। यह अधिनियम भारत की केंद्र सरकार को पूरे देश में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। माधव नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिवपुरी में। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक हार्मोन है, मतलब पौधों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन। सही उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों वैज्ञानिक नाम से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप उनको देखकर जरूर जाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिट्रिकम स्टाइवम। इसका सही उत्तर हो जाएगा टिट्रिकम स्टीवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है गेहूं का। ठीक है, और राजा सेटा वैसे आपको पता होगा कि धान का है। इसके बाद ब्रेसिया कंपोस्ट सरसों का है। पाइसम सेटाइल जो होगा दोस्तों ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी का सूत्र होता है, पानी का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। सही उत्तर हो जाएगा H2O। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और NaCl जो होता है दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड होता है और नमक का सूत्र होता है। ठीक है, H2O जो होता है ये पानी का सूत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धान की खेती करना कौन सी फसल कहलाती है। मतलब धान की जो खेती है दोस्तों कौन सी फसल के अंतर्गत आती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल या तीनों। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धान की जो खेती होती है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख कर जाएँ, खरीफ फसल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में चंदन की लकड़ी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा,
गोल क्रांति का संबंध किससे है, आपको बताना है। क्रांतियाँ हो दोस्तों हर एक फसल के उत्पादन में, किसी के पालन में, हर एक व्यवसाय में वो एक क्रांति होती है, ठीक है, उसे अपन क्रांति के रूप में मानते हैं। तो गोल क्रांति का संबंध किससे होता है, ठीक है, टमाटर उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है, शलजम उत्पादन या अंडा उत्पादन। तो आप सभी को पता होगा, सही उत्तर इसका जाएगा दोस्तों आलू उत्पादन, ठीक है, आलू उत्पादन से इसका संबंध है गोल क्रांति का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान जहाँ हीरा पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मध्य प्रदेश या कि पूरे भारत में भी एकमात्र स्थान है जहाँ पर हीरा पाया जाता है। हीरा का एकमात्र खदान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, पन्ना जिले में इसका खदान है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा पन्ना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में निम्न में से किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है ये किसके उत्पादन में आगे है, काफ़ी ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। गेहूं के उत्पादन में, धान के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, या सोयाबीन। तो आप सभी पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन उत्पादन। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों, तो आप चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।